Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe too. So, students, in our previous video, we have learned about Azad Hind Force that was related Subhash Chandra Bose, how where he born and how he studied and how he joined the Swaraj Party and then left the Swaraj Party. Then he joined the Azad Hind Force and he was the president of that force and he gave the slogan about chalo Delhi and तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा and he encouraged the soldiers to join the Azad Hind Force for freedom of India. Now, today we will learn established of provisional government by Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose formed a provisional India government and became a prime minister. He allotted the department to his companions and formed a cabinet. This government, recognized by Japan, Germany, Italy, nationalized China and Burma. The government recognized Hindi as a national language and tricolor as a national flag. It was decided to have income by assisting Japan independent rule and by property tax. Netaji visited Andaman and Nicobar Island and named its Shaheed, Martyr and Swaraj Independence. देन फिर क्या हुआ कि जैसे ही जैसे टाइम चलता गया तो सुभाष चंद्र बोस ने यही आगमन किया कि भाई उनको जो है वो आज़ादी चाहिए एंड हिंदी जो है एज अ नेशनल लैंग्वेज भी होनी चाहिए. तो द गवर्नमेंट जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड की जापान, जर्मनी, इटली, नेशनलाइज्ड चाइना एंड बर्मा. और उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई रिकॉग्नाइज्ड किया कि भाई हिंदी है एज ए नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए. एंड जो ट्री कलर है हमारा नेशनल फ्लैग एंड ट्री कलर एज अ नेशनल फ्लैग then that he decided. Even though as I told you that जापान जो है वो उन्होंने हमें बहुत ही साथ दिया था. उनका जो मतलब क्या बोलते हैं कि सपोर्ट था वो बहुत ही अच्छा था. एज इट इज़ डिसाइडेड टू हैव अ इनकम बाय असिस्टिंग जापान इंडिपेंडेंट रोल बाय प्रॉपर्टी टैक्स. नेताजी विजिटेड और वो विजिट कहाँ कहाँ हुए, अंडमान निकोबार आइलैंड में हुए और नेम इट्स एज इट इज़ शहीद एंड स्वराज इंडिपेंडेंस. लास्ट एक ही मतलब क्या कहते हैं कि भाई चीज़ करनी थी कि हमें फाइनली क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए. लास्ट स्टेप एंड मार्टरडम ऑफ सुभाष बाबू. He was also known as Subhash Babu. In May 1944, under the leadership of Netaji, his military units captured Rangoon from Kohima, that is presently the capital of Nagaland, that is marched towards the Imphal, that is Manipur. But after the dropping of 2 atom bombs of Nagasaki and Hiroshima in Japan, the financial assistance to the provisional government stopped. British aircraft started warfare against Azad Hind Force, and so the conditions became critical. On August 18, 1945, he started from Taipei airport of Formosa for Tokyo, but his plane caught fire and he got a serious burn, and while undergoing treatment he died. This matter of his death has remained unsolved till date. देखो अभी क्या है कि लास्ट स्टेप जो था मार्टरडम जो है जो आज़ाद हुए, जो उन्होंने शहीदी दी, उसके बारे में सुभाष चंद्र जी का क्या है. जैसे ही जापान को ऐसे असिस्ट किया गया कि भाई जापान जो है वो इंडिया के इंडिपेंडेंट के लिए जो भी इनकम वगैरह होगी और जो भी टैक्स वगैरह होगी या प्रॉपर्टीज़, मतलब प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि जो भी उनके गन्स पावर्स जो होते हैं, जो भी मिलिट्रीज वेपन्स जो थे, वो जापान इंडिया को हेल्प करेगी इंडिया तक पहुंचाने के लिए. एंड उनमें जो भी हथियार है, खाने पीने का है, वो सब उनको इंडियाज़ की आर्मी को, आज़ाद हिंद फोर्स को दिया जाएगा. बट हुआ क्या, जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर हुआ था, राइट. एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या किया था, अमेरिका ने जापान पे हिरोशिमा एंड नागासाकी पे बम ब्लास्ट किया था, जो हमने चैप्टर सेकेंड में या थर्ड में पढ़ चुके हैं, राइट. तो उसमें यही था. तो उसमें क्या हुआ कि जापान की कंडीशंस जो थी वो बहुत ही बिगड़ चुकी थी. एंड वहाँ पे
बम फोड़ेंगे तो काफ़ी ईयर्स तक लोग जो थे वो हैंडीकैप्ड या फिर उनको कैंसर हो गया था या हैंडीकैप्ड ही बोर्न होते थे। इवन दो थोड़ी मतलब आज तक भी ऐसे माना जाता है कि भाई उस वो जो क्या कहते हैं लैंड है वहाँ पे ये चीज़ें की वजह से उस लैंड पे अभी भी काफ़ी लोगों को कोई ना कोई बीमारी वगैरह होती ही रहती है। तो जापान की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब हो गई थी, क्रिटिकल हो गई थी। फिर क्या हुआ कि जैसे ही जापान ने क्या किया कि भाई इंडिया जो है दैट इज़ आज़ाद हिंद फौज जो थी उसको क्या किया कि भाई जो वेपन्स वगैरह जो चीज़ें पहुंचानी थी वो वहाँ पे क्या हो गई, उन्होंने स्टॉप करवा दी, बंद करवा ली, क्योंकि उनके कंट्री की कंडीशंस खुद इतनी ख़राब थी। तो जब लड़ाई चल रही थी ना उस बीच में हमारे जो लोग थे वो बहुत ही कम होने लगे एंड जापान के जो लोग थे वो वापस लिए गए, उन्होंने लड़ाई में हमारे साथ नहीं दिया, उनको फिर से जापान बैक भेजा गया। और जितने भी इंडियंस आर्मी थे उनमें क्या हुआ कि उनको जो खाना पीना और ये सब पहुंचाया जाता था वो बंद करवा दिया था। एक सीरीज़ है उसका मैं नाम भूल गई हूँ, मुझे याद आएगा ना तो मैं आपको बोलूँगी। वो पूरी की पूरी सीरीज़ में सुभाष चंद्र बोस जो है उसमें जो आज़ाद हिंद फौज की जो पूरी लड़ाई है ना उसके जो ऐसे सीन है जो किताबों में लिखे भी नहीं गए हैं, ठीक है। अनसीन जो स्टोरीज होती है ना वो स्टोरी है जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था और उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए बहुत लड़ाई भी की थी बट वो पहुंच नहीं पाए उस पर। तो एक है सीरीज़ वो पूरी की पूरी इस पे ही रिलेटेड है और मुझे नेम याद आएगा तो आई विल सेंड यू इन द ग्रुप एंड सीरियसली वॉच दैट सीरीज़। उसमें पूरा का पूरा हिस्ट्री के बारे में जो आज़ाद हिंद फौज के बारे में वो पूरा का पूरा दे रखा है कि ऐसे कितने ही लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट तो किया था इस फौज में पर उनके नाम भी रिकॉग्नाइज नहीं किए गए थे ऐसे। तो क्या हुआ कि भाई जापान ने फिर क्या किया, हाथ ले लिया और उन्होंने सपोर्ट नहीं किया इंडिया को। एंड लास्ट तक जो ये आज़ाद हिंद फौज के जो लोग थे वो एंड तक दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे और इन बीच में ही अमेरिका ने काफ़ी अटैक कर डाला था इंडिया पे ऐसे। पर फिर हुआ क्या, जैसे ही ये क्या कहते हैं कि भाई सुभाष चंद्र बोस हैं, जैसे ही उन्होंने फ्लाइट पे एयरक्राफ्ट में वॉरफेयर अगेंस्ट किया आज़ाद हिंद फौज पे, तो उनका क्या हुआ, जो प्लेन था वो क्रैश हो गया। एंड क्या कहते हैं कि फिर उनकी क्या कहते हैं कि ट्रीटमेंट भी की गई बट स्टिल वो इतना बेयर नहीं कर पाए, देन उनकी डेथ हो गई। एंड द मिस्ट्रीज ऑफ हिज डेथ इज रिमेन अनसोल्ड टिल डेट। और वो फिर मिले नहीं मिले, प्लेन क्रैश हुआ, स्टिल अभी तक ये जो मिस्ट्री है वो अनसॉल्व है, किसी को इतना पता नहीं है, जैसे कि वो गायब ही हो गए ऐसे कि रियली में उनकी डेथ हुई नहीं हुई, उनकी बॉडी वगैरह उनका कुछ आइडिया अभी तक हमें नहीं है। Achieving independence and partitions of India. The commanders of Indian National Army were arrested as prisoners of war and accused of treason and put on trial. Bula Bhai Desai and Jawaharlal Nehru was plead their case. The whole country took keen interest in this case. When the British government inflicted them with punishment, there were a protest against them in their entire country. So, owing to populist opinion, the government had to withdraw the punishment. These events with their naval immunity of Bombay 1946, the British realized their rule in India will no longer be tenable. On February 20, 1947, Attlee, the Prime Minister of Britain, announced the British government shall give all the power to the government of India as per the cabinet mission formula and shall quit India by June 1948. Thus, in a changed situation, Mountbatten was appointed a viceroy in place of Lord Wavell when he took the charge of his post-communal riots and started in India. The condition of India had become pathetic. In July 1946, the Congress secured 201 seats out of 210 and Muslim League 73 and 78 province of India for the prior information of Constituent Assembly. The League of
pressured the government for Pakistan on 16th August 1947. So terrible communal riots and tumult spread of all over India. Looking at the situation in India, Sardar Patel, Jawaharlal Nehru and the Congress leader felt there was no alternative except accepting the demand of Muslim League for Pakistan. Because Muslim League and Jinnah instituted for separate Pakistan, the Muslim League boycotted the first cabinet meeting on 9th December 1946. The Muslim League execute held on January 31, 1947, decided to boycott the cabinet meeting and gave a rapid and extensive program for the demand of Pakistan. Mountbatten convinced Nehru and Sardar Patel, who understood the matter, that having a well-organized central government having administrative units under the center shall be more peaceful, progressive, instead of a weak central government consisting of many autonomous and opportunities constituents. National leader found the argument acceptable. Sardar Patel and Nehru discussed this matter with Gandhiji, and who also helplessly accept the arrangement of partition of India with heavy hearts. देखो फाइनली फिर हुआ क्या एंड में, अचीविंग एंड क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशंस ऑफ इंडिया. तो इसमें क्या हुआ कि फिर जैसे ही सुभाष चंद्र बोस की तो डेथ हो गई, देन आफ्टर जो काफ़ी आर्मी थे, इंडियन नेशनल आर्मी वर अरेस्टेड एज अ प्रिजनर वॉर. वो क्या हो गया कि भाई प्रिजनर वॉर की तरह वो अरेस्टेड हो गए, जिन्होंने इंडिया के लिए लड़ाई की. बट क्या हुआ कि भाई एट द एंड उनके पास कुछ बचा नहीं, और जो जितने बचे उनको जेल में डाल दिया. फिर क्या हुआ, जैसे ही टाइम वगैरह जाता गया तो ये तो डिमांड चल ही रही थी कि भाई हमें आज़ादी चाहिए. तो क्या हुआ कि फाइनली ये डिमांड होती गई कि भाई कि हमें तो कैसे भी करके आज़ादी चाहिए. बट फाइनली क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटेन के थे, उन्होंने अनाउंस्ड किया कि भाई ब्रिटिशर्स को कैसे भी करके इंडिया को छोड़ना पड़ेगा, और उनको पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है इंडिया को सौंपनी पड़ेगी, और उनको इंडिया को क्विट करना पड़ेगा. वो कब डिसीजन लिया गया, 19 जून 1948 को, कि भाई फाइनली आज़ादी तो हमें मिल चुकी थी बट प्रॉपरली नहीं मिली थी, कुछ भी प्रॉपर नहीं था. जो प्रॉपर इंडिपेंडेंस होता है वो नहीं मिली थी, बट जो प्रॉपर इंडिपेंडेंस हमें जून में, देखो 1948 तक, शेल क्विट इंडिया बाय जून 1948 तक, उनको ऐसे बोला गया कि तुम लोग अब इंडिया को क्विक कर सकते हो जून 1948 तक. ठीक है. स्टिल 1947 में हमें आज़ादी मिल चुकी थी 15 अगस्त, पर स्टिल 6-7 जो महीने बीच में रहे हैं उन्होंने कंटिन्यू किया एंड वहाँ पे रहे भी ऐसे. बट उनको लास्ट वार्निंग दी गई कि इंडिया को तुम लोग क्या कहते हैं 1948 जून तक क्विट कर सकते हो. अब इसमें क्या था, जो मुस्लिम लीग थे उनको क्या माउंटबेटन ने पहले से ही प्लान तो कर ही चुके थे कि भाई डिवाइड एंड रूल का, उन्होंने लास्ट में यही पॉलिसी चलाई थी डिवाइड एंड रूल की. तो उन्होंने पहले से ही पाकिस्तान वालों को भड़का तो लिया ही था कि तुम लोग अपनी आज़ादी के लिए मांगना, तुम्हारा धर्म अलग है, तुम लोग अलग ही रहना. तो ये जो कंटिन्यूस थॉट्स वगैरह थे वो उनके माइंड में पहले से ही चले गए थे. फिर क्या हुआ कि भाई क्या कहते हैं कि भाई उनको मुस्लिम लीग जो थी वो अलग करनी ही पड़ी थी. अब ये तो सबको पता है कि भाई लास्ट में माउंटबेटन ने ही ये पॉलिसी चलाई थी कि डिवाइड एंड रूल. जब जैसे ही हमें आज़ादी मिली उन्होंने यही पॉलिसी चलाई थी कि भाई डिवाइड एंड रूल का ट्रिक अपनाएंगे तो क्या कहते हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान एंड तक अलग हो जाएगा. तो उन्होंने लास्ट में पहले से ही, आपको तो जैसे पता है कि जैसे ही इंडिपेंडेंस होने लगा था तो ये प्रोसेस चालू ही थी, अलग अलग धर्म के लिए भड़काने ही लगे थे. बट थोड़े टाइम में बीच में क्यों हम एक हो गए, क्योंकि हम सबको फाइनली क्या चाहिए था कि भाई हमें आज़ादी ही चाहिए थी, इसलिए हम क्या हो गए थे, एक हो गए थे. तब हमारी यूनिटी एक हो गई थी. जैसे कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, राइट, नहीं चैप्टर 4 में पढ़ा था. कौन से में पढ़ा था, फ्रीज रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन गुजरात, उसमें हम सब एक हो गए थे.
एंड हमने और एक मोमेंट पढ़ा था, दैट वाज द मोमेंट ऑफ बॉयकॉट इंडिजियस मूवमेंट। उसमें भी गवर्नमेंट ने ऐसे ट्राई किया था कि दोनों के क्या कहते हैं कि धर्म के बारे में अलग अलग रखेंगे। उनको जब बंगाल को अलग अलग करना था तो मैंने आपको पहले ही बताया था ना, ईस्ट और नॉर्थ को क्या कहते हैं कि लाइक जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक थी, जैसे कि ईस्ट में आई थिंक सो है ना इंडियंस की ज़्यादा पब्लिक थी, तो उनको अलग पार्टीशन करवाना चाहते थे। एंड नॉर्थ में मुस्लिम लीग ज़्यादा थी, उनके धर्म के लोग ज़्यादा थे, तो उनको वो भी अलग करवाना था, क्योंकि बंगाल तब बहुत ही बड़ा था। बट वो कहीं ना कहीं हमने ट्राई यही की थी कि वो जो चीज़ें हैं वो बॉयकॉट हो जाए। हमने बहुत सारे फॉरेन्स के जो कपड़े वगैरह थे वो बॉयकॉट कर डाले थे, वो क्लोथ्स वगैरह पे हमने बैन लगा दिया था, स्वदेशी ही सब अपनाया था। नो डाउट वो जो गवर्नमेंट ने सोचा था वो प्लान सक्सेसफुल हुआ, बट तब भी गवर्नमेंट यही चाहती थी और यही भड़काना चाहती थी कि यू शुड बी अ सेपरेट। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई है ना, ये तब हम एक क्यों हो गया, क्योंकि हमें फाइनली इंडिपेंडेंस चाहिए थी। बट लास्टली में जो मुस्लिम लीग बनती गई, जो फिर क्या कहते हैं कि भाई इलेक्शन होते गए, उसमें काफ़ी सीट्स वगैरह जी थी, जैसे कि 201 सीट्स में से 210 कांग्रेस को मिली, तो मुस्लिम लीग में से 78 फ्रॉम 73 उनको भी मिली थी इतनी। तो उनकी भी ये डिमांड होने लगी कि हमें हमारा अलग ही पार्टीशन चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो लोग माउंटेन ने सोची थी वो पॉलिसी सच हो गई। एंड देन आफ्टर उन्होंने क्या कन्विंस किया नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इवन दो गांधी जी को भी, आपको ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप यही दंगे फसाद में रहोगे और आपको इंडिपेंडेंस भी नहीं मिलेगी। तो विद द हार्ट, हेवी हार्ट, उन्होंने ये पार्टीशन जो था पाकिस्तान इंडिया का एक्सेप्ट किया। एंड फाइनली क्या हुआ कि भाई इंडिया एंड पाकिस्तान अलग हो गए ऐसे। Now, Mountbatten Plan 1947, the partitions of India. On March 24, Mountbatten presented his scheme. According to him, there was not alternative other than the partition of India. National and prolific leader like Sardar Vallabhbhai Patel understood the matter after many discussion and pondering. Finally, on June 13, 1947, Mountbatten decided to plan a partitions of India. This plan is known as a Mountbatten Plan. The Congress leader and Muslim League accepted this plan. When Mountbatten started giving up, implemented, the people East Bengal and province of Assam decided to join East Pakistan. West Bengal, East Bengal were affiliated with India as per decision on their assembly. West Punjab joined with Pakistan. It was decided to affiliated नॉर्थ-वेस्ट प्रोविंस सिंध एंड बलूचिस्तान विथ पाकिस्तान। एंड फिर ये जो पॉलिसी है लॉर्ड माउंटेन पॉलिसी, उसमें क्या था, डिवाइड एंड रूल का ही पॉलिसी जो थी वो चल रही थी। एंड फाइनली ये डिसाइड हुआ कि भाई ये उनको पार्टीशंस कर देने चाहिए, और उन्होंने कर दिए। एंड देन काफ़ी जो चीज़ें थी ईस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, देन आफ्टर बलूचिस्तान जो था, सिंध था, जो चीज़ें थी, वेस्ट पंजाब था, वो ज्वाइन हो गया पाकिस्तान के साथ ऐसे। नाउ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अकॉर्डिंग टू द माउंटेन प्लान। According to this, India's first Governor General Mountbatten and Janam Jinnah was the Governor General of Pakistan. By this act, India's independence of British rule became to end. Therefore, Gandhi considered this act the one and only one best and beneficial act given by the Britishers to India. The Viceroy of British government organized a function in New Delhi on midnight of August 14. The Union Jack of England was brought down from the pole and the Indian national flag, tricolor, was hoisted. A document attributing independence to India was handed over by Mountbatten to C. Rajgopalacharya, the first Governor General of independent India. Entire atmosphere was full of excitement. Entire process of transfer of power was completed. August 15, 1947 was excellent dawn for India.
all celebrated the first independence festival very pleasantly, cheerfully in the entire country. Everyone, the people, hugged, torrents, good omens on doors, sweets were distributed in school. Many people who had taken the vow felt relieved on its fulfillment, but Gandhiji shocked due to the partitions of India, and therefore he was deeply plugged into a grief and drift into the meditation. सी एक बात है, अगर हम बात करें सारे रिलीजन्स की, सारे सब ने कहीं ना कहीं क्या किया, इंडिपेंडेंस दिलाने में हमारे में बहुत ही अपना क्या कहते हैं 100% दिया। आधे जो लोग हैं वो हम जानते भी नहीं होंगे, ठीक है, आधे जो लोग जानते हैं उनकी हिस्ट्री या स्टोरी पढ़ के हमें पता चलता है कि उन्होंने हमारे इंडिया के आज़ादी के लिए बहुत काम किया। किसी को भी ऐसा नहीं था कि इंडिया और पाकिस्तान अलग हो जाए, बट हुआ क्या कि ये जो पॉलिसी थी प्रोवोक करना, किसी को भड़का कर उनको उत्साहित करना, और फिर ये जो चीज़ें माइंड में चली गई, इसकी वजह से इंडिया एंड पाकिस्तान अलग हुए। फाइनली हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, एंड फाइनली लोगों ने घर वर सब सजाने लगे, एंड जो खुशी होती है वो फाइनली मिली। पर स्टिल गांधी जी को ये डीपली हर्ट हो गया था कि इंडिया एंड पाकिस्तान अलग हो गया। एक्चुअली वो कोई चाहते ही नहीं थे कि इंडिया एंड पाकिस्तान अलग हो। वी ऑल आर वन, बट ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया एंड पाकिस्तान क्या हो गए, अलग हो गए। एंड राजगोपालाचार्य द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी जनरल नॉलेज में आता है, सो यू शुड रिमेंबर दिस, क्या कहते हैं कि भाई लाइन, एंड दैट वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो व्हाट इज़ द थिंग इज़ दैट कि किसी को भी आज़ादी के लिए इतना भी जो लास्ट में जो डिसीजन था वो लेना कंपलसरी वाला हो गया था, इसलिए लिया। अदरवाइज़ ये डिसीजन किसी को भी खैरियत नहीं था कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए। और जिन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाया, लाइक गांधी जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस का भी इतना अच्छा हाथ था। तो ये जो लीडर्स थे उन्होंने कभी ऐसा चाहा ही नहीं, बट थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से क्या हुआ कि भाई लॉर्ड माउंटेन बैटन की जो पॉलिसी थी वो सक्सेस हो गई, एंड फाइनली हमको क्या किया भाई, क्या कहते हैं कि भाई आज़ादी जो थी वो मिली, बट डिवीज़न में मिली। ऐसे फिर काफ़ी वॉर भी हुए इंडिया पाकिस्तान के, इसीलिए तो हुए क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग टिल अभी भी है ही हमारे में, आज भी हम एक दूसरे को एनिमी ही समझते हैं ऐसे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। पर्सन से ही होना चाहिए, हमें कोई उसकी कास्ट या रिलीजन से नहीं जाना चाहिए। द पर्सन शुड बी अ गुड, तो हम गुड ही हैं, अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो गलत ही होगा। तो हमें कभी भी कास्ट रिलीजन्स के वगैरह में नहीं जाना चाहिए, हमें हमेशा लोगों के नेचर पे जाना चाहिए, राइट। तो गांधी जी ने हार्टली ये डिसीजन लिया, और फाइनली क्या हुआ कि भाई है ना, क्या हमें आज़ादी मिली, बट स्टिल गांधी जी वॉज शॉक ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, देयरफॉर ही वुड डीपली प्लग इनटू अ ग्रीफ एंड ड्रिफ्ट इनटू द मेडिटेशन। ऐसे उन्होंने आज़ादी का जश्न इतना नहीं मनाया, उनको अफसोस रह गया था कि भाई इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए। ऐसे इंडिया बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड इमीडिएट प्रॉब्लम्स ऑफ इट, अभी इमीडिएट प्रॉब्लम्स भी हमें बहुत सारी है, ऐसे नहीं कि बस जस्ट आज़ादी मिली और चलो काम हो गया, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, हमने उसको भी फेस किया। ऐसे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 10th 12th पास कर डालो, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं कि भाई आपको कोई भी आगे 11th 12th की साइंस की एग्ज़ाम ही नहीं देनी, वो भी देनी है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें भी हमने बहुत सारे क्या कहते हैं कि ऐसे स्टेट वाइज इतनी दिक्कत हुई, उसको डिवाइड किया, अगेन फिर से स्टेट्स का रिफॉर्मेशन हुआ था, वो हमने आगे के चैप्टर्स में पढ़ ही लिया है, राइट। फिर एग्रीकल्चर के फील्ड में इंडिया कैसे आगे बढ़ा, साइंस के फील्ड में कैसे आगे बढ़ा, वो हमने ऑलरेडी पहले के चैप्टर्स में पढ़ लिया है। तो डिफ़िकल्टीज तो आई हमें, बट सक्सेस उसी को ही मिलती है जो ट्राई करता रहता है, राइट। अभी देखो क्या आई डिफ़िकल्टीज,
India and Pakistan's two separate independent nations came into existence as a result of Mountbatten Plan. After an Independence India Act 1947, the resolution following problem had to be found. Reorganization of military forces, disputes over assets and properties, debts and credits, problem and settlement of refugee, public service and the arrangement of civil servants and administrative staff, demarcations of international boundaries, eastern and western side of India to be fixed. A 5-member committee consisting of 2 representatives each India and Pakistan was formed under the chairmanship of Lord Mountbatten. The committee appointed a different commissions consisting of experts or related subjects to solve all the problem. In case of any differences of opinion, both the nation admitted to accept the final decision given by an arbitrator consisting of one of the representative of India and one of the Pakistan under the chairmanship of former Chief Justice of India. Military Commandant General of India compiled the partition of army, militaries, weapons, etc. The British Army left India by February 28, 1948. All officers and employees, administration, military, judiciary were given opportunity to choose whether they would serve India or Pakistan. They were given assurance about their pay, allowance, security of service, pension, etc. A large number of refugees from both countries migrated, leaving their houses and properties. India solved the tremendous problem of the rehabilitations and restorations very skillfully and patiently. Then the Deputy Prime Minister and the Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel merged about 562 small and big princely state of India into Indian Union. Sardar Vallabhbhai Patel's strong determinations, iron will and diplomatic negotiations solved the problem. Yet a long-term planning to find the solutions to problems like effects, communal riots due to partitions, the shock of Mahatma Gandhi's death to make independent India self-reliant with the help of good governance, to weak conditions of Indian agriculture, to create an atmosphere of peace, tranquility in the country and internal external security of the country, etc. become a necessary. अभी देखो फाइनली क्या हुआ कि ये जो है हमने पढ़ ही लिया है, प्रीवियस के चैप्टर में हमने यही पढ़ा था ना कि जैसे ही डिवीजन हुआ तो पहले जो है क्या कहते हैं मिलिट्री फोर्स है, असेट्स एंड प्रॉपर्टीज़, डेबिट क्रेडिट्स, प्रॉब्लम ऑफ सेटलमेंट, रेफ्यूजीज. अब जो लोग इंडिया में रहते थे, जो इंडियंस थे और जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के लोग रहते थे, वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के लोग तो रहते ही थे. तो सडनली कैसे क्या हुआ कि भाई पाकिस्तान में वॉर चालू होने लगा, इंडियंस के लोगों को वो लोग मारने लगे, धाड़ने लगे थे. एंड 1 या 2 ट्रेन में ही तो उनको क्या कहते हैं कि पूरी की पूरी ट्रेन भर के उनको इंडिया शिफ्ट होना था एंड पाकिस्तान वालों को पाकिस्तान में. आप बिलीव नहीं करोगे, एक इमेज और क्या कहते हैं कि भाई या यूट्यूब पे देखोगे ना वगैरह, तो पूरी की पूरी ट्रेन होती है ना, ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब एक पाँव भी रखने की जगह नहीं होती. वैसे की वैसे ट्रेन्स भर भर के इंडिया गई और पाकिस्तान गई. एंड इवन दो आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें जो पाकिस्तान में लोग इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ में रहते थे, इतने बड़े बड़े घर थे, हाउस थे, इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के खाली हाथ वो इंडिया शिफ्ट हो गए. एंड वहाँ पे माराधाड़ी और वो सब चालू हो गया था. किसी के बच्चे छूट गए, किसी के बच्चे ट्रेन में ही चिपक के मर गए थे, और किसी कुचल के मर गए थे. काफ़ी लोगों के माँ बाप छूट गए, ऐसे ही बच्चे आ गए थे. फिर क्या हुआ कि जैसे ही ट्रेन छूटी ना, तो एक रेफ्यूजी मतलब कि लोगों को एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती ना, वहाँ पे बिठाया जाता था. वहाँ पे एक ही टाइम खाना या 2 टाइम खाना आता था, उसमें पब्लिक होती थी लाखों में और खाना होता था थोड़ा ही. वो खाना उनको मान मिलता था, वो खाते थे, गवर्नमेंट देने आती थी. तो वहाँ पे फिर लिखा जाता था भाई किसी का कौन क्या आया है, कहाँ से आए हो, किस तरह से आए हो, मम्मी पापा है साथ में, नहीं हो अकेला है. इस तरह से धीरे 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 गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी रेफ्यूजी थी वो संभाली. एंड
लोगों को क्या किया, अलग किया और उनको धीरे 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 सेटलमेंट दिया, बट इसमें काफ़ी टाइम गया। एंड इन बिटवीन क्या हुआ कि भाई गांधी जी की भी क्या हो गई, डेथ हो गई। देन आफ्टर आपको पता ही है कि 562 प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको मर्ज किया और उनको कन्विंस किया एंड यूनियन हमारी बनाई थी, वो जो हमने आगे के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो ये जो सब हुआ वो बाद में हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंट हुआ। इंडियन यूनियन उन्होंने बनाया और किस तरह से उन्होंने सबको कन्विंस किया एंड पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ये जो पूरा चैप्टर था स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा चैप्टर जो छोटे छोटे टॉपिक दे रखे थे वो किस पे था, मूवमेंट टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। इसमें हमने यही समझा कि कैसे दांडी यात्रा हुई, कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, देन आफ्टर हार्मफुल एक्टिविटीज़ क्या हुई क्विट इंडिया मूवमेंट में। हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी पढ़ा। देन आफ्टर लास्ट स्टेप जो सुभाष चंद्र बोस थे मार्टिर हुए उसके बारे में पढ़ा। देन आफ्टर हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंस पार्टीशंस, लॉर्ड माउंटबेटन की जो पॉलिसी थी वो कैसे सक्सेस गई। एंड उसके बाद हमने बहुत कुछ फेस भी किया। तो दिस इज़ ऑल रिलेटेड अबाउट द इंडिपेंडेंस मूवमेंट टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जो है वो है वर्ल्ड आफ्टर 1945। क्या क्या हुआ, किस तरह से हुआ। इस बार हम पूरा हिस्ट्री जो है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे हिस्ट्री के 3 चैप्टर जो मैंने एक्सप्लेन किए थे वो तो ऑलरेडी कट हो गए। इस बार हिस्ट्री पे ही ज़्यादा है, क्योंकि जियो तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। दैट वाज द 6th चैप्टर, दैट इज़ वर्ल्ड आफ्टर 1947। देन आफ्टर चैप्टर 7 हमने कंप्लीट कर लिया, इंडिपेंडेंस इंडिया। तो 6th चैप्टर जो है वर्ल्ड आफ्टर 1945 वो हमारा हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा। देन आफ्टर वी विल टेक चैप्टर जियो चैप्टर एंड civics chapter. Okay students, so till that stay home, stay safe, and if you have any query and doubt you can call me or message me. Thank you.